और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें अब तेज हो चली हैं। मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि 3 मंत्रियों की जगह अभी खाली है, जिसमें राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा के नामों पर खासी चर्चा चल रही है। वहीं डिप्टी स्पीकर और चीफ व्हिप बनाने की भी चर्चा तेज है। डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक खाली है। 3 मंत्रियों की जगह मंत्रिमंडल में खाली है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लंबे समय से इसकी चर्चा थी और बजट सत्र से ठीक पहले सुक्खू सरकार ये फैसला ले सकती है। सीएम सुक्खू ये फैसला ले सकते हैं। 3 मंत्री पद अभी खाली पड़े हुए हैं। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, रीशफलिंग हो सकती है। इसकी अटकलें अब तेज हो चली हैं। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा के नामों पर खासी चर्चा है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए इसी खबर पर। रणबीर, लंबे समय से ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, रीशफलिंग वहां हो सकती है और बजट सत्र से ठीक पहले ये बड़ा निर्णय सीएम सुक्खू ले सकते हैं। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां निकल कर आई हैं? कौन से वो संभावित नाम है रणबीर जिनकी चर्चा चल रही है? देखिए जैस्मिन, अब जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पहला जो विस्तार हुआ था, जो मंत्री ने 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो यहाँ पर दिख रहा है और कई जगह से जो है दबी जुबान से जो है रिजेंटमेंट भी नेताओं ने भी शो की है। तो उसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि शायद कांगड़ा जिले को जो है थोड़ा मजबूत किया जाएगा। इसलिए ये अटकलें अब जो है सियासी गलियारों में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था तो ये भी जानकारी निकल कर आई है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो कांग्रेस आला कमान है उससे मुख्यमंत्री की चर्चा हुई होगी। देखिए, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि कम से कम जो जातीय संतुलन बनाने की जहां तक बात है, वहां पर कम से कम 2 मंत्री जो है एससी वर्ग से होना चाहिए। एसटी वर्ग का जो कोटा है उसमें जगत सिंह नेगी आते हैं और एससी वर्ग में एक जो है कर्नल धरमराम शांडिल, वो पहले से कैबिनेट में मौजूद है। अब ऐसे में कयास जो लगाए जा रहे हैं वो कांगड़ा क्षेत्र के लगाया जा रहा है। यादवेंद्र गोमा का नाम जो है चर्चा में है। हालांकि किसके नाम पर मुहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजेश धर्माणी का नाम जो है शुरुआत से ही पहले से ही चर्चा में था। तो इसको लेकर भी अब ये जानकारी निकल कर आई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो राजेश धर्माणी का नाम लगभग तय है, क्योंकि पहली सूची में भी उनका नाम था लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद बजट सत्र से पहले कोई क्षेत्रीय संतुलन को लेकर जो आवाजें उठ रही है उनको भी शांत किया जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री ये दलील देते रहते हैं कि मैं तो खुद कांगड़ा क्षेत्र से आता हूं, उनका ससुराल भी वहीं से है। तो यहाँ पर ये देखना होगा। और विधानसभा के भीतर अगर बात हम करें तो डिप्टी स्पीकर का पद अभी खाली चल रहा है। मुख्य सचेतक जिसे चीफ व्हिप कहा जाता है उसकी भी तैनाती अभी होनी है और एक जो है डिप्टी चीफ व्हिप भी लगाया जाता है और निगम बोर्डों की भी ताजपोशियां जो है अब लगातार हो रही है। धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। तो कुल और बड़ी जो चुनौती कांग्रेस के सामने ये है वो है लोकसभा 2024 का चुनाव और अभी नगर निगम शिमला का चुनाव भी होना है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई कसर ना रहे, इसलिए किसी तरह का कोई असंतोष ना संगठन के भीतर पैदा हो, ना जनता में जो है कोई गलत मैसेज आए। इसको लेकर अब ये कवायद जो है तेज हो रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होना है इसके बारे में जो है जो मोटी मोटी सूचनाएं हैं वो अभी निकल कर आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद बजट सत्र से पहले इन सवालों पर जो है कांग्रेस आला कमान विराम लगाना चाहता है। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जिन नामों की चर्चा चल रही है उन्हें एकोमोडेट किया जाता है और संभवतः दिल्ली भी इसी सिलसिले में सीएम गए थे। नजर आप बना के रखिए रणबीर, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और शिमला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक का आज शुभारंभ होना है। सीएम सुक्खू इस ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। नई ओपीडी का 2 दिन सफल ट्रायल किया गया। 13 मंजिला ये भवन है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधायक हरीश जनार्था, सीपीएस संजय अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। करीब 11 बजे तक आईजीएमसी सीएम पहुंच सकते हैं। शिमला के आईजीएमसी में
नए ओपीडी ब्लॉक का आज शुभारंभ होना है। 13 मंजिला ये इमारत है और इस मकसद के साथ कि दूर दराज से हिमाचल प्रदेश के हर जिले से बेहतर इलाज की उम्मीद लिए जो मरीज शिमला आते हैं उन्हें ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी मकसद से इस ओपीडी के दूसरे ब्लॉक का निर्माण किया गया है और इसका आज शुभारंभ सीएम सुक्खू करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 11 बजे के आसपास रखा गया है। राजेंद्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, 11 बजे सीएम सुक्खू आज आईजीएमसी के इस दूसरे ब्लॉक का ओपीडी के दूसरे ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं? जैस्मिन, करीब एक दशक से ये कोशिशें जारी थी अलग अलग सरकारों की कि आईजीएमसी में एक नया और विशेष भवन ओपीडी के लिए हो, और अब जाकर ये कोशिशें सफल हुई है। पिछले 2 दिनों से ट्रायल लगातार किया जा रहा था, ट्रायल सफल रहा। उसके बाद आज अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। अब 13 मंजिला ये भवन है और भवन बनने के बाद भी काफी समय तक इसमें ओपीडी की जो सुविधाएं थी वो लोगों को नहीं दी जा पा रही थी। आईजीटी के कुछ पेच लगे हुए थे, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया जा चुका था, लेकिन अब सब एनजीटी से परमिशन मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद अब सुचारू रूप से इस पूरे भवन को प्रयोग में लाया जाएगा आज के बाद। और एक बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश के लोगों को रहेगी, क्योंकि एक्टिव तौर पर एम्स भी अब हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, लेकिन आईजीएमसी में पूरा सेटअप मौजूद है। कई वर्षों से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिल रही है। तो ऐसे में अब एक ही छत के नीचे अब अलग अलग वार्ड की जो ओपीडी है वो मिल पाएगी, अलग अलग मरीजों को देखा जा सकता था। लेकिन पहले स्कैटर्ड था, पर्ची कहीं और बनती थी, मरीजों को ओपीडी के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, काफी उलझन भरा ये तमाम सुविधाएं थी। ऐसे में दिक्कत मरीजों और तीमारदारों दोनों को होती थी, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे ही एंट्रेंस ओपीडी का है वहां पर पर्ची काटने की सुविधा है और वहीं पे पूरी इंस्ट्रक्शंस है कि किस बीमारी के लिए कौन सी ओपीडी उपलब्ध है और वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे में एक बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश के लोगों को रहने वाली है। और इस पूरे ब्लॉक के यूज होने से जो स्पेस की कमी आईजीएमसी में देखी जा रही थी, अब ये समझा जा रहा है कि काफी हद तक राहत उसमें मिलेगी, क्योंकि जो पुराने भवन है ओपीडी का उसमें भी जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनके लिए भी जो स्पेस की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। क्या पार्किंग की एक बड़ी दिक्कत शिमला में रहती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में नए ओपीडी बनने के बाद जो पार्किंग का निर्माण उसके साथ चल रहा है, उसके पूरा होने के बाद भी ये दिक्कत अब दूर हो जाएगी और मरीजों को सीधे ओपीडी तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल 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 राजेंद्र, तो ओपीडी के इस दूसरे ब्लॉक की शुरुआत होने से एक बड़ी सौगात लोगों को मिलेगी, क्योंकि दूर दराज से लोग वहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। 11 बजे सीएम सुक्खू इसका शुभारंभ करेंगे। आप नजर बना के रखिए। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम चुनावों की तैयारी भाजपा जल्द ही शुरू कर सकती है। बड़ी बैठक हो सकती है। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ये बैठक लेंगे। भाजपा विधायक और प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाल ही में जयराम ठाकुर ने एक बैठक ली थी, चुनावों के लिए कमेटी बनाने का इसमें फैसला हुआ था और अब माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एक बड़े स्तर की बैठक कर सकते हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा कमर कस रही है। इससे पहले आपको याद होगा भाजपा के विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बैठक की थी और अब प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एक बैठक लेंगे। किस तरीके से चुनावों में उतरना है इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। तमाम प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और चुनावों के लिए कमेटी बनाने का भी इससे पहले फैसला किया जा चुका है। किस तरीके से उस कमेटी का स्वरूप रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये प्रदेश प्रभारी तय करेंगे। और शिमला नगर निगम चुनावों के मद्देनजर ये बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जाएगी। और खबर नालागढ़ के नंगल से आपको देंगे, जहां सिद्धि विनायक फैक्ट्री में कॉलोनी में एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि होली मनाने के बाद जब पीड़ित नहाने के बाद घर आ रहा था तो वहीं पर 4 लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले रॉड से हमला किया और बाद में उसे एक गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।
और उन्हें प्लान बना कर आए हैं। और कौन लोग हैं जो प्लान बना कर आए? ये रमजान है, राहुल है, सोनू है, अंकुश है। अच्छा, तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं श्री सिद्धि विनायक में काम करता हूँ। तो ये झगड़ा कहाँ हुआ है? कॉलोनी में हुआ था। सिद्धि विनायक की कॉलोनी में? हाँ जी। हाँ, तो क्या क्या हुआ वहाँ पे? इन्होंने छारा से मारा था और सरिया से मारा था इनको। वो छर्रा कौन सी चीज है जो छर्रे वाली है, क्या है वो छारा बंदूक थी। के साथ मार पिटाई हुई है, तो सिर पे उसके चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा और ब्लीड भी कर रहा था। हमने फर्स्ट एड स्टिचेस वगैरह लगा दिए हैं उसको। बाकी उसको हमने पीजीआई के लिए रेफ़र किया है ताकि न्यूरो सर्जन मिल जाए उनको टाइम पे ना। वैसे स्टेबल है पेशेंट। अब ये तो फिर फोरेंसिक वाले ही बाद में जब इनका पूरा हो। और जगत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ मौजूद हैं। जगत, पीड़ित को लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? कैसी है उसकी स्थिति? अभी स्थिर है या फिर खतरे में है? किस तरीके से ये जानकारी मिल पाई है? और दूसरी बात कि पुलिस का क्या कुछ कहना है? नालागढ़ से लगातार क्राइम की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जगत, बताना चाहता हूँ कि प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़। यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि लाखों की तादाद में प्रवासी लोग रोजी रोटी की तलाश में आए, जिसके कारण यहाँ पर आए दिन ऐसी क्राइम की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। ये मामला होली के दिन का यानी कल का था, जब लोग होली मना रहे थे। उसी दौरान ये व्यक्ति जब रंग रूंग इसको लगा हुआ था होली का, तो नहाने गया। नहाने के बाद जैसे ही घर आ रहा था तो उसके ऊपर 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले रोड़ों से हमला किया गया, उसके बाद इसके सिर पर गोली मार दी गई। उसके बाद आसपास के लोगों की मदद से इसे नालागढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से इसकी हालत जो गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। फिलहाल मौके पर डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र ठाकुर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनके बयान कलमबंद किए गए और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी है उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। अभी जो पीड़ित व्यक्ति है इसकी हालत पीजीआई चंडीगढ़ में स्थिर बनी हुई है, अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल ये जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनका कहना है कि पुरानी रंजिश का मामला है कि जैसे ही ये नहाने के बाद आया तो पहले ही इसकी रैकी की गई और उसके बाद इसे रास्ते में रोककर घेरा गया। फिर 4 लोग थे जिनके साथ इनकी कोई पुरानी रंजिश है, पहले कहा सुनी हुई होगी इनकी, उसके बाद मामला गोलीकांड तक पहुंच गया। फिलहाल 4 लोग मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हालत पीजीआई चंडीगढ़ में अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी जैस्मीन। ठीक है जगत, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे इस पूरे मामले पर, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और नालागढ़ के बरोटीवाला पुलिस थाने के तहत एक महिला ने अपने ही गांव के रहने वाले एक शख्स पर रेप की कोशिश और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो अपने खेत में घास काटने के लिए गई थी तो वहां आरोपी ने पहले रेप की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया और तेज हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अपने खेतों में घास काट रही थी, वहाँ राम सिंह आए तो उन्होंने मेरे साथ राम सिंह कौन, कहाँ का रहने वाला है जी? वो गांव खाली का हमारे पड़ोस में रहते हैं। हाँ ठीक। तो उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और चिल्लाई चीखी तो मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी आए वहाँ पे। तो उसने भागने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का मारा, पता नहीं क्या किया, तेज से धार से मेरे ऊपर वार किया। इस कारण मेरे सिर में चोट लगी है। सर मेरे गांव का जो राम सिंह है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलई की पोस्ट पर है। आज मेरी मिसेज सुबह घास काटने खेतों में गई तो उसने सर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की सर। जब उन्होंने चिल्लाई और मैं उनकी जो आवाज़ सुनी चिल्लाने पे मैं वहाँ पे आया खेतों में। जब मैंने उसका विरोध किया सर तो उसने मेरे साथ मारपीट की और उसका पूरा परिवार वहाँ पे आ गया। उसकी घरवाली थी और उसका बेटा था, एक उसके भाई की घरवाली थी और एक उसकी बहू थी सर। उन 5-6 बंदों ने फिर हमारे साथ मारपीट की। कंप्लेंट की इनकी बरोटीवाला थाना में। सुबह मैंने कोई 12 बजे के आसपास कंप्लेंट कर दी सर। और जगत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगत, लगातार क्राइम की खबरें इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि नालागढ़ से देखने को मिल रही हैं। लोगों में पुलिस का कोई डर नहीं है और एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल जो पीड़ित परिवार और पीड़ित का जो महिला है, पीड़ित महिला की ओर से पुलिस थाना बरोटीवाला में शिकायत दर्ज करवाई गई है और अभी फिलहाल जो पीड़ित
इलाज है नालागढ़ के सिविल अस्पताल में करवाया जा रहा है। जैसा कि आपने बोला कि 8 तारीख यानी कल की बात है, पूरा देश महिलाओं के सम्मान में महिला दिवस मना रहा था। उस दौरान इस महिला ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर रेप की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही महिला का कहना है कि जैसे ही वो खेत में घास काटने के लिए गई थी, अपने खेत में घास काट रही थी, उस दौरान गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया। तो पहले उसने जोर जबरदस्ती इसके साथ गलत करने की कोशिश की। उसके बाद जब इसने विरोध किया तो उसने इसका पीछा किया और इसके सिर पर तेजर हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ये गंभीर घायल हो गई। और उसके बाद आरोपी था जो मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए इसकी चीख पुकार सुन के। उसके बाद इसके परिवार वाले इसके पर पहुंचे, उनकी मदद से इन्हें नालागढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया। और जहां से पुलिस को भी फोन करके सूचना दे दी गई थी 112 के माध्यम से। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता के बयान फिलहाल जो है दर्ज कर लिए है। अभी फिलहाल आरोपी है जो मौके से फरार है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपी को कब गिरफ्तार करती है और कब इस महिला को इंसाफ मिल पाता है। जी ठीक है जगत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। और ब्रेक के बाद खबर पालमपुर से देंगे, जहां के राज्य स्तरीय होली महोत्सव का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में विधिवत समापन हो गया। आखिरी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यहां के विधायक और सरकार में सीपीएस आशीष पटेल ने परंपरागत तरीके से सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राज्य उद्योग उत्थान निगम के चेयरमैन विशाल चांबियाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पालमपुर में आईटी पार्क का डीनोटिफाई हुआ ब्लॉक फिर से खुलने और हेलीपोर्ट की सुविधा समेत कई वादे किए हैं। और मैं खुद कांगड़ा जिला से हूँ। ये सोचकर कि कांगड़ा में रोजगार कैसे बढ़े, कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में पालमपुर का जो क्षेत्र है उसको हम आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। आप देखेंगे योजनाओं को लागू करने में थोड़ा समय लगता है। पर्यटन की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में कांगड़ा कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया। और पिछले 3 महीने में चाहे हमारे पालमपुर के विधायक आशीष पटेल जी, सभी लोगों से हमारी चर्चा हुई, चौधरी चंद्र कुमार, केवल उठानिया, संजय रतन जी से। राजनीति में काम करके दिखाना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि हम आम परिवार से उठकर जब जनता की सेवा में आए हैं तो एक भाव हमारे मन में हमेशा है कि हम सत्ता सुख के लेने आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पालमपुर के दौरे पर हैं और इस दौरे में उन्होंने यहां कुलाणी भरमाता लिंक रोड का शिलान्यास किया। इसके अलावा पालमपुर के दौरे में सीएम ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से भी मुलाकात की और पालमपुर में बनने वाले ट्यूलिप गार्डन का भी दौरा किया। नमस्कार, आशीष पटेल जी। मार्केट हो रहे हैं सर। हिमाचल देवभूमि है, संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ जो भी संत आते हैं उन सबका सम्मान करना हमारी संस्कृति है, आदर करना हमारी संस्कृति। आगे बढ़ेंगे। पालमपुर के दौरे पर गए सीएम ने डीनोटिफाई के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी बेवजह विरोध प्रदर्शन कर रही है और जहां जरूरत होगी वहां संस्थान जरूर खोले जाएंगे। अगर आपने ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कोशिश की पर जनता ने उसको भी नकार दिया। हमारी सरकार ने वादा किया है कि जहां भी नीड बेस्ड होगा वहां संस्थान खोले जाएंगे। वो चाहे जयराम ठाकुर जी का विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ भी संस्थान खोलने जाएंगे अगर नीड बेस्ड होगा। और भी कोई बीजेपी के विधायक होंगे जहाँ नीड बेस्ड होगा उनके भी संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर जनता की भी मांग होगी वहाँ भी नीड बेस्ड के आधार पर
संस्थान खोले जाएंगे। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश का समान विकास चाहती है, पर जिस तरह से हमारी सरकार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है उसमें मेन कारण पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने इस राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का खर्च कर चुकाया। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।